जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशो कल्चरल पॉलिसी टिल 1857 का तीसरा पार्ट। ठीक है बच्चों, पहले दो पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने जो है सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया था, आर्मी के बारे में पढ़ लिया और पुलिस के बारे में पढ़ लिया। राइट बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, यानी कि न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में राज चल रहा था तब इंडिया के अंदर जुडिशरी का सिस्टम क्या था। राइट, और साथ में और क्या क्या जो है इन्होंने सोशल काम किए हैं अंग्रेजों ने भारत के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जुडिशियल सिस्टम। सबसे पहले देखिए जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। जुडिशियल सिस्टम समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर न्यायपालिका की। राइट, जैसे हम लोग सुनते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। राइट, जैसे आज के टाइम में ये सब है, उस टाइम पर भी था। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, याद है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके तहत क्या किया गया था, भारत के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में। इतना तो याद है आपको, भारत के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में। राइट, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में। आज की डेट में कहां पर है? न्यू दिल्ली में। राइट, तो देखिए जुडिशियल सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। भाई ब्रिटिश इंडिया के दौरान जब ब्रिटिशर्स का भारत पे राज चल रहा था उस टाइम पर जुडिशियल सिस्टम का क्या फंडा था उसके बारे में जानते हैं बच्चों। चलिए आइए टॉपिक अपना शुरू करते हैं यहां से। देखिए जब ब्रिटिशर्स भारत में नहीं थे, राइट, उससे पहले भारत के अंदर कोई भी समान संहिता नहीं थी, कोई भी सिविल कोड नहीं था। राइट, जैसे जिसका मन किया, जो समाज के जो जमींदार होते थे या फिर जो पंचायतें होती थी वो अपने हिसाब से फैसले करती थी, है ना। किसी ने चोरी की तो किसी को 6 महीने की सजा, किसी को 2 महीने की सजा, तो अलग अलग रूल्स थे। यानी कि कोई भी सिस्टम नहीं था इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर, कोई भी जो हम कह सकते हैं समान संहिता नहीं थी, सजा अपने हिसाब से दी जा रही थी। राइट, और ये बेसिकली किसके आधार पे दी जाती थी? उस टाइम पर जो रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे ना, यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे, जो शास्त्र वगैरह हुआ करते थे, उन शास्त्रों में जिस हिसाब से लिखा गया था, ठीक है, उसी हिसाब से क्या किया जाता था, सजाओं को दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब वैरन हेस्टिंग भारत में आया तो वैरन हेस्टिंग ने कोशिश किया कि नहीं भाई, यहां इंडियन जो जुडिशरी है, भारत के अंदर जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है, इसको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैरन हेस्टिंग ने कोशिशें की हैं, उन्होंने बहुत कुछ स्टेप्स किए हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर मैं कार्नवालिस की बात करूं तो कार्नवालिस ने बिल्कुल जो है कह सकते हो बिल्कुल ढंग से जो है इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, भारत की जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है, उसको जो है क्या किया, ढंग से सुधारा था। ठीक है, आपको याद होगा 1793 में कार्नवालिस कोड आया था, है ना, याद होगा कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में। उसके अंदर क्या किया गया था, भारत के अंदर सिविल, क्रिमिनल और जो कमर्शियल केसेस हैं, सिविल मतलब नॉर्मल जो मुकदमे होते हैं सिविल केसेस, क्रिमिनल मतलब आपराधिक जो मामले हैं, कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक बिजनेस से रिलेटेड जो मामले हैं, उनको सुनने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है सबसे पहले स्टेप उठाया गया था कार्नवालिस के द्वारा, जब कार्नवालिस कोड लाया गया था 1793 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कार्नवालिस जो कोड लाया गया था उसके अंदर क्या था, लैंड रेवेन्यू केस, जो जमीनों से संबंधित मुकदमे थे, जो मुकदमे थे, ठीक है, उनको भी जो है सुना जाता था, उनकी भी सुनवाई की जाती थी। पुलिस सिस्टम के बारे में भी सुनवाई की जाती थी, पुलिस सिस्टम के अंदर भी क्या किया गया, सुधार लाया गया। राइट, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वैरन हेस्टिंग और कार्नवालिस, इन दोनों ने भारतीय न्यायपालिका की बेसिकली क्या रख दी थी, भारत के अंदर नींव रख दी थी। ठीक है, प्रॉपर ढंग से इन्होंने एक हायरार्की बनाई, इन्होंने एक पदानुक्रम बनाया इन्होंने। ठीक है, जिसके अंदर जैसे आज के टाइम में है ना कि सबसे नीचे जो है वो लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, वैसी हायरार्की, वैसा ही पदानुक्रम जो है इन्होंने बनाया था। वो कैसा था, आइए आपको दिखाता हूं। ये था जुडिशियल स्ट्रक्चर जब वैरन हेस्टिंग था ना बच्चों। वैरन हेस्टिंग ने क्या किया था, एक तो यहां पे बनाया, आप यहां पे आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये है सदर दीवान ए अदालत। क्या है? सदर दीवान ए अदालत, सदर दीवान ए अदालत। ठीक है, ये सिविल कोर्ट होती थी बेसिकली। ध्यान रखिएगा, दो तरह के केसेस होते हैं, एक होते हैं सिविल और एक होते हैं क्रिमिनल। ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट थी। एक थी यहां पर, इसका नाम है सदर निजामत अदालत। क्या है? सदर निजामत अदालत। ये क्या है? सदर दीवान ए अदालत। दीवानी केसेस मतलब सिविल केसेस,
और निजामत मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, क्रिमिनल केसेस की बात हो रही है, ठीक है। इनके नीचे हायरार्की में नीचे कौन था, यहां पर थे दीवानी अदालत सिविल केसेस, और यहां पर थी फौजदारी अदालत यानी कि क्रिमिनल केसेस। आपको बस यह ध्यान रखना है, दीवानी का मतलब है सिविल केसेस की बात हो रही है और फौजदारी का मतलब है क्रिमिनल केसेस की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर था वैरन हेस्टिंग का। कार्नवालिस की अगर मैं बात करूं तो सेम यही, सदर दीवान अदालत, यहां पर क्या था, सदर निजामत अदालत, ठीक है, सदर दीवान सदर निजामत। उसके बाद इसके नीचे इन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर 4 प्रोविंशियल कोर्ट बना दी थी, 4 क्या बनाई थी, प्रांतीय अदालतें बनाई थी। किसने, कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय अदालत बनाई। उसके नीचे कौन आती थी, दीवानी अदालत, इधर कौन हो जाएगी, फौजदारी अदालत। यानी कि आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, एक तरफ सिविल है एक तरफ क्रिमिनल है, सिविल क्रिमिनल, राइट। उसके बाद दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, इनके नीचे हायरार्की में कौन आता था, रजिस्ट्रार कोर्ट, कौन आता था, रजिस्ट्रार कोर्ट। और सबसे नीचे कौन आता था, मुंसिफ कोर्ट, कौन आता था, मुंसिफ कोर्ट। इनको आमीन्स कोर्ट भी कह देते हैं, आमीन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। यानी कि सबसे लोअर कोर्ट कार्नवालिस के टाइम पे कौन सी होगी, मुंसिफ, उसके ऊपर कौन थी, रजिस्ट्रार कोर्ट, उसके ऊपर दीवानी अदालत या फौजदारी अदालत, उसके ऊपर जो है प्रांतीय अदालतें थी, उसके ऊपर कौन थी, सदर दीवानी अदालत या सदर निजामत अदालत। समझ रहे हो, तो हायरार्की नीचे से ऊपर ऐसे जाएगी ना। पहले आप यहां पे मुकदमा, जैसे आज के टाइम में क्या है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो पहले लोअर कोर्ट, उसके ऊपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, वैसे ये चीजें आ गई, ठीक है बच्चों। तो आई गेस ये आपको जुडिशियल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है सिविल क्या है, निजामत क्या है, तो आई होप अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलिए सिविल केसेस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल कोर्ट का मतलब क्या हुआ, दीवानी अदालत। सिविल कोर्ट का मतलब क्या हुआ, दीवानी अदालत, राइट। इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया था और इसका हेड कौन होता था, डिस्ट्रिक्ट जज ही इसके क्या होते थे, हेड होते थे, जो कि क्या थे, सिविल सर्वेंट थे, राइट। उसके बाद इससे ऊपर वाले लेवल की बात करें तो कौन होता था, रजिस्ट्रार कोर्ट, कौन होते थे, रजिस्ट्रार कोर्ट, ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बिलो होती थी, इन द सेंस कि भाई मुकदमों के मामले में बिलो होती थी ना, ठीक है। यानी कि रैंक वाइज ऊपर जाएंगे ना, पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, फिर रजिस्ट्रार कोर्ट में जाओगे, इस तरह से समझाना चाह रहे हैं यहां पर, ठीक है। और सबसे नीचे की बात करें, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, उसके नीचे रजिस्ट्रार कोर्ट जाएगा, देन कौन जाएगा, सबसे लास्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट, जहां पर हम क्या बोलते थे, सबसे नीचे कौन था, मुंसिफ एंड आमीन, क्या बोलते थे, मुंसिफ और अमीन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो सबसे लोअर जो कोर्ट्स होती थी उनको क्या बोलते थे, तो मुंसिफ या अमीन। इन वर्ड्स को जो है आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। भाई क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या था, देखिए जो कार्नवालिस था ना, कार्नवालिस ने क्या किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो बंगाल का जो प्रांत था वहां पर इसने क्या किया, कोर्ट ऑफ सर्किट बनाए, ठीक है। जो 4 डिवीजनें थी बंगाल के अंदर 4 जो डिवीजनें थी, वहां पर इसने क्या किया, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि छोटे छोटे क्या बना दिए, कोर्ट्स बना दिए, जिसको क्या बोला गया, कोर्ट ऑफ सर्किट। ये कोर्ट ऑफ सर्किट क्या करते थे, ये बेसिकली जो क्रिमिनल केस होते थे ना, क्रिमिनल जो आपराधिक मामले होते थे उनकी क्या करते थे, सुनवाई करते थे। और यहां पर भी कौन बैठता था, यहां पर भी सिविल सर्वेंट ही बैठता था। कौन बैठता था, सिविल सर्वेंट ही बैठता था, ठीक है। ये तो आगे प्रांतों की बात करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता था, जिले लेवल पे क्या होता था, तो वहां पर होती थी फौजदारी अदालत। क्या होता था, फौजदारी अदालत। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है वो ये है कि तालुका लेवल की बात करें, तालुका मतलब सब डिवीजन की बात आ जाती है यहां पर, है ना। तालुका लेवल की बात करें तो वहां पर क्या होता था, वहां पर जो कोर्ट होती थी उसको बोलते थे दरोगा ए अदालत। क्या बोलते थे, दरोगा ए अदालत। तो ये वर्ड आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करता है। तो तालुका लेवल पे क्या था, दरोगा ए अदालत, जिसके जज को क्या बोलते थे, दरोगा। क्या बोलते थे, दरोगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो क्रिमिनल केसेस जो होते थे, जो आपराधिक मामले होते थे, उनको डील करने वाली सबसे ऊंची कोर्ट, सबसे ऊंची जो अदालत होती थी, जैसे कि अभी हमने यहां पर फ्लो चार्ट में देखा भी है, यहां पर क्या बोलते थे उसको, ये वाली सदर निजामत अदालत। क्या बोलते थे, सदर निजामत अदालत। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रिमिनल केसेस जो होते थे उनको सुनने वाली अंग्रेजों की सबसे बड़ी कोर्ट को बोलते थे सदर निजामत अदालत, ठीक है। और ये बेसिकली कौन से केस सुनेंगे, जो कहां से आएंगे, कोर्ट ऑफ सर्किट से। अभी मैंने आपको बताया ना, कोर्ट ऑफ सर्किट, जस्ट अभी बताया, कोर्ट ऑफ सर्किट, ये वाले जो क्रिमिनल केस सुन रहे हैं, यहां से जो केस हार गया, मान लो कोई मुजरिम, उसको सजा होगी, तो वो कहां जाके अपील करेगा कि भाई साहब मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैंने कोई खून नहीं किया, तो वो कहां जाएगा, सदर निजामत अदालत में। राइट बच्चों, क्लियर है। अच्छा,
उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल होता था ना, उसके पास क्या पावर थी? उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल होता था भारत का, उसके पास सिर्फ जैसे आज के टाइम में राष्ट्रपति के पास पावर है, वैसी उसके पास पावर होती थी कि या तो वो सजा को माफ कर सकता है या वो सजा को कम कर सकता है। जैसे आज के टाइम में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास पावर है, ये हम लोग संविधान में पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, वैसे ही उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था तो उसके पास क्या पावर थी कि या तो वो सजा को माफ कर सकता है या वो कम कर सकता है, राइट। अच्छा, अब भैया उस टाइम पर कोई कानून तो लिखा नहीं गया था, आईपीसी आई नहीं थी। आईपीसी क्या, अभी थोड़ी देर में आपको बताता भी हूं मैं। अब उस टाइम पे क्या था कि अगर कोई फैसला करना है ना ब्रिटिश जजेस को, जो जजेस थे, जजों को कोई भी फैसला करना है, तो अगर कोई मुस्लिम अपराधी है तो उसके खिलाफ वो सजा सुनाते थे शरीयत या जो इस्लाम के अंदर जो भी उनके कानून है उसके तहत, है ना। और अगर कोई हिंदू अपराधी है तो उसको सजा सुनाते थे जो शास्त्र थे ना, भारतीय हिंदू जो शास्त्र हैं, उनको पढ़ के या उन्हीं के आधार पे, उन्हीं में से देख के क्या सजा होनी चाहिए क्या नहीं, उसको सुनाते थे। समझ रहे हो? तो यानी कि सजा, मान लो किसी कोई दो बंदे हैं, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, दोनों ने जुर्म सेम किया है, ठीक है, मान लो चोरी किया दोनों ने मिलके, तो मुस्लिम को जो सजा सुनाई जाएगी वो शरीयत के हिसाब से सुनाई जाएगी, जो इस्लामिक जो कानून है, इस्लामिक जो उनके जो है रूल्स हैं उनके हिसाब से सुनाई जाएगी। लेकिन अगर जो हिंदू है उसको शास्त्र के हिसाब से जो क्या सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। तो इस हिसाब से वो क्या कर रहे थे, कोर्टों को चला रहे थे। अब हुआ क्या, विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक को बहुत ही बड़ा श्रेय दिया जाता है, बहुत ही बड़ा क्रेडिट दिया जाता है कि भाई इसने भारत के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आगे मैं बताऊंगा, अभी इसने सती प्रथा को भी खत्म किया था। विलियम बेंटिक ने जो ब्रिटिश सरकार के अंदर जो ऊंची ऊंची पोस्टें थी ना, वहां पर भारतीयों को लगाया है, वहां पर अपॉइंट किया है, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डीसी, डीएम, वो भी लगाए इसने, प्रिंसिपल सदर अमीन्स, है ना, बड़े बड़े जज लगाए इसने, सबॉर्डिनेट जजेस लगाए, जो लोअर कोर्ट में जजेस होते हैं उनको सबॉर्डिनेट जजेस बोलते हैं, तो वहां पर जो है इसने जजेस लगाए, राइट। तो विलियम बेंटिक की बहुत तारीफ होती है उस टाइम पे, ये उसी टाइम की बातें हैं सारी की सारी। उसके बाद 1833 की अगर मैं बात करूं तो 1833 में एक लॉ कमीशन जो है अपॉइंट किया गया था, लॉ कमीशन बनाया गया था, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले, राइट। ये क्या थे? लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन थे। बेसिकली इनकी जिम्मेदारी ये थी कि भाई तुम देखो यार, पता करो कि भाई ऐसे भाई मुस्लिम को अलग सजा मिल रही है, हिंदू को अलग सजा मिल रही है, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाना पड़ेगा कि भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको वैसी सजा मिलेगी जो हमने लिख दिया, राइट। तो इसी कमीशन ने बाद में क्या किया था, इसी कमीशन ने बाद में सिफारिश की थी आईपीसी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आप लोगों ने कई बार एफआईआर की कॉपी देखी होगी, तो उसमें लिखते हैं ना कि यार कौन सी धारा लगी है, तो बोले 420 आईपीसी लगी है, ठीक है, मर्डर में 302 आईपीसी हो गई, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 आईपीसी होगी, रेप के केस में 376 आईपीसी हो गई, है ना, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो 279 ए आईपीसी हो गई। तो ये सारी ये धाराएं थी। हालांकि अब आईपीसी जो है इंडिया से हट चुका है, अब नई जो है ना भारत के अंदर भारतीय न्याय संहिता लाई है, बीएनएस। अब आईपीसी नहीं बोलते, अब बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसके ऊपर भी कभी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, अभी बस आप इतना जानो। उस टाइम पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम आईपीसी लेकर आते हैं। तो 1860 में आईपीसी बनाई गई। आईपीसी के अंदर दो पार्ट थे बच्चों, एक सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी बोलते हैं, एक था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी बोलते हैं। सीपीसी सिविल, सिविल का मतलब क्या हुआ, दीवानी। तो जितने भी जो दीवानी केसेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सीपीसी में लिखे गए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, सीआरपीसी में क्या लिखा गया, जितने भी जो आपराधिक मामले हैं उनको कैसे डील करना है उसके बारे में लिखा गया। देखिए बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आईपीसी के अंदर तो ये लिखा गया कि भाई ठीक है, कैसे क्या कितनी सजा होगी, किसी ने कोई क्राइम किया है तो जो भी है। सीपीसी के अंदर लिखा गया कि कोई भी सिविल जो केस है, जो दीवानी केस है, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी। पहले जो है नोटिस किया जाएगा, फिर उनसे रिप्लाई लिया जाएगा, फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होगी, फिर कंसिडरेशन पे केस जाएगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होगी, ये पूरा प्रोसेस है सीपीसी का। वैसे ही सीआरपीसी की बात करें तो सेम वही बात, पहले जो है पेशी होगी कोर्ट के अंदर, फिर गिरफ्तारी के बाद पेशी होगी 24 घंटे के अंदर, उसके बाद फिर रिमांड पे भी लिया जा सकता है, उसके बाद जुडिशियल पुलिस कस्टडी, देन जुडिशियल कस्टडी, देन चार्जशीट होगा, चार्जशीट के बाद जो है गवाही होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, ठीक है, उसके बाद डिफेंस विटनेस होगा, राइट, उसके बाद 313 की जो है स्टेटमेंट होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, आर्गुमेंट होगा और फिर फाइनल जजमेंट होगा। तो इनकी पूरा प्रोसेस है। सिविल केस डिसाइड करना है कैसे करना है तो वो सीपीसी में लिखा गया है, और क्रिमिनल केस डिसाइड करना है कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, और वो किस में लिखा गया है, तो सीआरपीसी में लिखा गया है। तो सीपीसी और सीआरपीसी दोनों हैं किसके पार्ट, दोनों हैं आईपीसी के पार्ट। बच्चों क्लियर है? अब आई गेस आपको ये थोड़ी बहुत यहां पे क्लैरिफिकेशन हो गई होगी, राइट। उसके बाद तो ये जितने भी जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे थे,
है ना, कि भाई शास्त्र पढ़ लो, ठीक है, या फिर जो मुस्लिमों के जो ग्रंथ है वो पढ़ लो, तो उन सबको रिप्लेस कर लिया किसने? उन सबको रिप्लेस कर लिया आईपीसी ने। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया था? कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है 1774 में, इस बात का ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूजन होती है। अधिनियम लाया गया था 1773 में, पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में कलकत्ता में। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट तो आज के डेट में दिल्ली में है, राइट? तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर हुआ? तो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसे कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था? कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद भाई जो अब सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को। इस नाम को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सर एलिजा इम्पे। इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस बनाया गया था। इनको बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे ना, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये इनके दोस्त थे। वारेन हेस्टिंग और सर एलिजा इम्पे ये लंगोटिया यार थे। ठीक है, तो इसलिए जो है एलिजा इम्पी को जो है बना दिया था वारेन हेस्टिंग ने, क्या? चीफ जस्टिस, राइट? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिशर्स जो है एक नया कंसेप्ट लेकर आए थे, और वो दो नए कंसेप्ट थे। एक तो था रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। एक था इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता। अब भैया हम इन दोनों को पढ़ेंगे, आपको दो चीजें अब जाननी है यहां से। एक रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, नाम से पता चल रहा है कानून का शासन मतलब क्या होगा? भारत के अंदर कानून का शासन होगा। किसी भी राजा, कोई ऐसा नहीं है कि राजा अपने मन के हिसाब से कुछ भी कर ले या ब्रिटिशर अपने मन के हिसाब से कुछ भी करेंगे, नहीं, कानून के हिसाब से सब कुछ होगा। दूसरा क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ? कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे सलमान खान है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, कोई भी हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने क्या है? सब बराबर है, राइट बच्चों? तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। बच्चों आज के टाइम में ये भारत के संविधान में है, और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, क्या बोलते हैं? कानून के समक्ष समानता, मतलब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो आपका जब केस कोर्ट में गया तो ये देखा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है, आपका जो है रंग क्या है, आप पैदा कहाँ पर हुए थे। नहीं, ये सब कुछ नहीं देखा जाता भैया। जो आपने क्राइम किया है उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले शास्त्र वगैरह पढ़े जाते थे, वहां पर वर्ण देखा जाता था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, कौन सा वर्ण है, फिर उसको उसी हिसाब से सजा दी जाती थी। समझ रहे हो? लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है, यही सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत के अंदर क्या लेकर आए? इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया लेकर आए। ठीक है, इसमें यही था कि भाई आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आपका आर्थिक स्टेटस क्या है, उसके आधार पर आपको सजा नहीं मिलेगी। जो आपने क्राइम किया आपको उसी के हिसाब से क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। बेसिकली ये क्यों लाया गया था? क्योंकि भैया उस टाइम पर क्या था कि ना, जैसे कोई आम आदमी होता था उसको तो भैया बहुत अच्छी सजा मिलती थी, है ना, बड़ी बड़ी गंदी गंदी सजा मिलती थी। लेकिन जो जमींदार होते थे या फिर जो अमीर लोग होते थे उनको सजा नामात्र मिलती थी, अगर दोनों ने सेम क्राइम किया है तो भी। तो इस चीज को दूर करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए थे? इक्वालिटी बिफोर लॉ को जो है भारत के अंदर लेके आए थे, राइट? समझ में आ गया? बेसिकली ब्रिटिश अथॉरिटी ये क्यों करना चाहती थी? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, समाज के अंदर क्या हो? समानता हो, राइट? और जो सिविल सर्वेंट्स थे और जो पुलिस थे उनके पास पूरी पावर, उनको पूरी पावर दे दी गई कि भैया ये इक्वालिटी बिफोर लॉ लागू होना चाहिए भारत के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं मान रहा तो भाई फिर अपने हिसाब से उसको डील करो, क्योंकि उस टाइम तक सिविल सर्वेंट्स और जो पुलिस थे वो तो थी भारत के अंदर, राइट बच्चों? तो ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है बच्चों रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ गए होंगे आप, कानून का शासन। किसका होगा? कानून का शासन होगा भारत के अंदर, राइट? कोई भी राजा रजवाड़ा अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? ये जो रूल ऑफ लॉ था बेसिकली ये क्या था? ये प्रशासन को और न्याय सही ढंग से मिले, इसीलिए तो इसे लाया गया था,
राइट। इसके अंदर क्या था कि भैया आप लोगों की ड्यूटी क्या है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप देश के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके अधिकार क्या क्या हैं, आपको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी की सारी किस्में लिखी गई थी। रूल ऑफ लॉ के तहत जो है ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, राइट। यही चीज़ें थी। पहले जो राजा रजवाड़े थे वो क्या थे, वो अपनी मनमानी करते थे। आर्बिट्रेशन में क्या होगा कि वो लोग मनमानी करते थे, ठीक है, अपने हिसाब से जो करना है वही करते थे। लेकिन नहीं, रूल ऑफ लॉ के तहत क्या होगा, अब आप मनमानी नहीं करोगे, जो कानून में लिखा गया है सिर्फ वही जो है आप करेंगे, राइट। यूरोपियंस की बात करें तो हालांकि यूरोपियंस की स्पेशल कोर्ट्स थी, वहां पर सिर्फ ब्रिटिश जजेस ही जा सकते थे, इंडियन जजेस को अलाउड नहीं था। अब आप यहां पे कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स पार्शियलिटी कर रहे हैं कि भाई एक तरफ तो तुम कहते हो कि इक्वालिटी है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, उसके बाद आपने ये भी कानून बना दिया कि भाई जो अदालतें होंगी, अदालतों के अंदर जो कुछ एक जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वहां पर इंडियन जज नहीं बैठेंगे, वहां पर सिर्फ कौन बैठेगा, ब्रिटिश जज बैठेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या थी, एक पार्शियलिटी थी बेसिकली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, उस टाइम पर क्या था, ये जो जस्टिस सिस्टम था ना, ये जो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम जो उन्होंने शुरू किया, इसकी वजह से ना लोगों का पैसा बड़ा खर्च हो रहा था। क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, कहते हैं ना कोर्ट कचहरी से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, उतने ही पैसे बचेंगे। उस टाइम पर भी यही चल रहा था। जस्टिस यानी कि लोगों को न्याय चाहिए था, लेकिन जो न्याय है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था, बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका था लोगों के लिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें भाई, कौन सी एप्लीकेशन लगानी है, वकालतनामा क्या होता है ना, तलवाना क्या होता है, पिटीशन क्या होती है, एपेलेंट क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं था। तो वो क्या जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे, वो वकीलों के पास जाएंगे। और वकील क्या करेंगे, फिर उनसे पैसे लेते थे, उस टाइम पे दबा के पैसे लेते थे। तो लोगों का क्या होता था, लोगों का पैसा बहुत खराब होता था उस टाइम पे, राइट। दूसरा क्या था, उस टाइम पर जो पंचायतें चलती थी, जो जमींदार थे, काजी थे, फौजदार थे, जो निजाम थे, पहले ये लोग फैसला किया करते थे किसी गांव में अगर कोई बवाल हो जाए। लेकिन अब इन सबको रिप्लेस कर लिया, किसने रिप्लेस कर लिया, यूरोपियन जजेस ने। और यहीं से हम कह सकते हैं जो अदालतें हैं वो भारत के अंदर प्रॉपर्ली चलना शुरू हो चुकी थी। यानी कि जितने भी पुराने सिस्टम थे, पंचायत, जमींदारी, काजी, फौजदार, निजाम, ये जितने भी थे, इन सबको क्या कर दिया गया, इन सबको हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप जुडिशरी सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई जुडिशरी सिस्टम है क्या, फंडा है ना, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ क्या था, कैसे ये बना था। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स की सोशल और कल्चरल पॉलिसी क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं तो उनका मेन था कमर्शियल इंटरेस्ट, यानी कि उनको मेन कमाना था पैसा। तो भारत के अंदर क्या समाज में चल रहा है, ठीक है, उन्होंने कुछ ज्यादा इसके बारे में कोई इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ बाल विवाह होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये स्टार्टिंग की बात है, धीरे धीरे इन्होंने स्टेप्स उठाए, लेकिन शुरू की बात है, ठीक है। 1813 तक तो उन्होंने कुछ इंटरफेयर किया ही नहीं। 1813 तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इवन जो वैरन हेस्टिंग था ना, वैरन हेस्टिंग, वो तो भारत के रीति रिवाज भी सीख चुका था, यहाँ के कल्चर, यहाँ के तमीज, हाथ जोड़ता था, नमस्ते करता था, वो तो ये तब सब सीख गया था, राइट। ये बात थी 1813 तक भी, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। उनका मेन मकसद था कि हमें क्या करना है भाई, पैसा कमाना है। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1813 आया, 1813 में जब चार्टर एक्ट आया, तब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं भाई, भारत का जो समाज है उसे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जो है उसे मॉडर्न बनाना पड़ेगा, वरना भाई काम खराब हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो हुआ। अच्छा, ये सब उस टाइम पर क्यों हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में? क्योंकि उसी दौरान क्या चल रहा था विश्व के अंदर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप के अंदर। तो उससे ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार यूरोप के अंदर लोग काफी एडवांस हो रहे हैं, सोसाइटी काफी एडवांस हो रही है, वैसे भारत को भी जरूरत है कि वो क्या हो, भारत भी क्या हो, वहां से एडवांस हो, बहुत ज्यादा कह सकते हो आगे बढ़े, अब पुराने रीति रिवाजों के बिहाफ पे ना चले। इसीलिए इन्होंने क्या किया, समाजवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, इन सभी सिद्धांत को भारत के अंदर लागू करना शुरू कर दिया, राइट। ब्रिटिशर्स उस टाइम पर एक टाइम पे तो ऐसा मानने लगे कि नहीं भाई, मानवता तो मानवता होती है भाई, हर एक बंदा इंसान है यार, के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उस वे में जो है ये क्या कर रहे थे, कई इंडियंस को तो बहुत अच्छा ट्रीट भी कर रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, राइट। उसी टाइम पे आपने एक चीज पढ़ी होगी, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया था, याद है? तो इसका भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या पड़ा था, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था समाज के अंदर फ्रांस की क्रांति का। यह आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों वर्ड किस में जोड़े गए हैं, ये तीनों वर्ड प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए हैं, भारत की संविधान प्रस्तावना के अंदर है ये। हालांकि हम इस चीज को संविधान के अंदर पढ़ेंगे भी, ठीक है बच्चों।
उसके बाद उस टाइम पर ना बहुत बड़े ना क्या ना वो थे, फिलोसफर थे। कौन कौन से? जॉन लॉक, वॉल्टेयर, रूसो, जेरमी बेंथम, एडम स्मिथ, ये बड़े बड़े फिलोसफर्स थे। इनका भी कह सकते हैं ना, यूरोपियन जो सोसाइटी थी उसके ऊपर काफी प्रभाव था। इन्होंने ऐसे ऐसे नॉवेल्स लिखे, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी, ऐसी ऐसी बुक्स लिखी जिससे यूरोपियन लोगों की सोच ही बदल के रख दी। अब जब सोच बदल के रख दी तो वहां से क्या हुआ? वहां से सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? भारत के ऊपर भी पड़ा। ऐसे ही फिलोसफर पढ़े लिखे लोग इंडिया के अंदर भी थे। कौन कौन थे? राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन कौन? राम मोहन रॉय, अक्षय कुमार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका भी इंपैक्ट कहां था? इनका भी इंपैक्ट इन्होंने इंपैक्ट डाला भारत के समाज पे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, पूरे लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पीपीटी अब यहां पर ये आती है कि भैया ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या की हैं। इस चीज को ध्यान से समझना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आती हैं ये भाई। सबसे पहली बात, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। 1829 में विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को खत्म कर दिया। दूसरी बात, 1856 में भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? विडो री मैरिज एक्ट लेकर आए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए। उसके बाद 1785 में इन्होंने क्या किया? जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके ऊपर बैन लगा दिया। 1802 में दोबारा बैन लगा दिया, क्योंकि 1785 में मान नहीं रहे थे लोग, 1802 में फिर अच्छे से बैन लगाया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद भाई पहले क्या होता था? बाल विवाह होता था तो छोटी 4-5 साल की उम्र में शादी कर देते थे, लेकिन 1891 में ये एज ऑफ कंसेंट लेकर आए, है ना, सहमति की आयु लेकर आए। उसमें यह कहा गया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। आज के टाइम में 18 है, उस टाइम पर उन्होंने क्या कर दिया था? 12 कर दिया था, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1833 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था, 1833 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था, उसके तहत क्या किया गया? भारत के अंदर स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था। स्लेवरी का मतलब हो गया जो गुलामी थी उस टाइम पे, राइट, जो बंधुआ मजदूरी वगैरह थी, उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो ये सारे बेसिक बहुत अच्छे स्टेप्स थे जो ब्रिटिशर्स ने समाज के लिए उठाए थे, और ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन बातों का ध्यान रखना, राइट। उसके बाद इन्होंने भारतीयों की पढ़ाई के लिए जो है ना कुछ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले, लेकिन इनका यह भी मानना था कि भाई पूरा समाज ना पढ़ लिख जाए, पूरा समाज पढ़ लिख गया ये तो हमारे बराबर बैठने लगेंगे फिर। तो इन्होंने क्या किया? समाज के लिमिटेड क्लास के लोगों को, कुछ एक समाज के तबके को पढ़ाया लिखाया। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना था कि भैया अगर हमें भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अच्छे से चलाना है तो हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, जिनको इंग्लिश भी आती हो अच्छे से, उनको अच्छी चीजों का ज्ञान भी हो। इसलिए इन्होंने पूरे समाज के ऊपर फोकस तो नहीं करा, लेकिन हाँ कुछ एक तबकों को इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया ताकि वो इनके लिए क्या कर सकें? नौकरियां कर सकें, राइट। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जोर नहीं दिया, बोले उनके लिए पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, राइट, क्योंकि हालांकि इनकी सोच नहीं थी, हालांकि कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि अगर हमने लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर जोर डाला ना तो भारत की जो सोसाइटी है ना वो काफी कंजर्वेटिव है, तो यहां के लोग बुरा मान जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने इसके ऊपर जोर नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद ना ही इन्होंने साइंटिफिक या जो टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए कोई स्टेप्स उठाया कि नहीं भाई ये इतना डीप में नहीं, इनको बस नॉर्मली एजुकेशन दो जितना जिसमें हमारा काम चला सकें, राइट बच्चों। इवन वहां की जो प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, जो 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, वहां पर सिर्फ 3-3 मेडिकल कॉलेज थे। सिर्फ कितने थे? 3-3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे सिर्फ उस टाइम पे। ठीक है बच्चों। तो लास्ट में अगर मैं बात करूं तो जो ब्रिटिश जो शासन था ना, ब्रिटिश शासन जो था वो भारत के अंदर आधुनिकरण करना चाहता था, मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था। वो कब तक? जब तक भारत के लोग उनके व्यापार में बाधा नहीं डालते। जब तक इनका व्यापार अच्छा चल रहा है, पैसा कमाए जा रहे हैं, तो ये मॉडर्न जो है भारत को पूरा मॉडर्न कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने बाधा डालना शुरू कर दिया भारतीयों ने, तो बोला नहीं भाई अब इनको मॉडर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, हम फंडा क्या समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप यहां पर सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पर आकर बच्चों हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? 1857 की क्रांति पढ़ेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को पीडीएफ में दिक्कत आ रही है तो हिंदी इंग्लिश वहां पर दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।